हेलो, बस स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लाइट का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि लाइट क्या होता है, और हम लोग ये भी देखे थे कि हम किस प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे, और वहां हम लोग ये देखे थे कि लाइट के साथ दो घटनाएं घटती हैं, एक रिफ्लेक्शन की घटती है और दूसरा रिफ्रैक्शन की घटती है। तो आज के क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी भी सोर्स से लाइट का रेज आएगा और किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, वो फॉल करेगा, और फॉल करने के बाद उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके वो वापस लौट जाएगा, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बॉल लेते हैं और बॉल को अगर आप दीवार में ऐसे फेंक कर मारिएगा तो बॉल दीवार को पार नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो वापस लौट जाएगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर रेज ऑफ लाइट अगर वापस लौट जाता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रेज ऑफ लाइट उसको पास कर जाए, यानी कि इस पार से उस पार अगर चला जाए तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई बर्तन अगर आप पानी में डालते हैं नदी वगैरह में, और वो अगर उसमें डूब जाता है, जैसे एक सिक्का हम लोग डाले गंगा नदी में, तो क्या हो गया, उस पानी में डूब गया, वो जो है कि उससे उसके बाहर या उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, वो जो है कि रिफ्रैक्शन हो गया, क्योंकि वो पानी के अंदर चला गया। लेकिन जब वही उससे टकरा कर अगर वापस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और लाइट के साथ एक घटनाएं जनरली ओपेक मीडियम में देखी जाती है। तो हम लोग देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन का। जैसे यहाँ पर देखिए, हम एक मिरर बना लेते हैं या एक सरफेस बना लेते हैं, ओपेक सरफेस बना लेते हैं, और यहाँ पर देखिए एक रेज जो है एक किसी भी सोर्स से इस पर क्या होता है, फॉल करता है। या इसका डायरेक्शन हम लोग डिनोट कर देंगे। ये देखिए, इसका माउथ जिस तरह खुला रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से आ रहा है। अब चूंकि एक किस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट इससे स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होगा, वापस लौट जाएगा। अब देखिए, वापस लौटने का मतलब नहीं है कि ये जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला जाएगा। ये उस रास्ते से भी जा सकता है या तो कोई डिफरेंट रास्ते से भी जा सकता है, लेकिन जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। यानी कि ये जो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है इससे इधर नहीं आएगा, यानी कि इसको ये पार नहीं करेगा, ये इसके इधर ही रहेगा, यानी कि ऊपर साइड में ही रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका इंसिडेंट हुआ और यहाँ से जो है कि क्या हो गया, ऐसे वापस चला गया, तो जो है कि ये क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया। अब बीच में एक हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, और ये लाइन जो होता है ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। जो एज किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आपका फॉल कर रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट रे होगा, ये आपका इंसिडेंट रे होगा। जो रे आपका वापस लौट रहा है स्ट्राइक करने के बाद, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। और जो परपेंडिकुलर लाइन ये दोनों के बीच में खींचा गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब यहां पर देखिए एक एंगल फॉर्म होगा, ये जो है आपका इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, इसको हम लोग आई से लिखते हैं, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर भी एक एंगल आपका फॉर्म होगा, जो एज वापस लौट कर गया है स्ट्राइक करने के बाद, और ये नॉर्मल है
तो ये दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो इसमें हम लोग इतने सारे चीजों के बारे में देखे और इसका हम थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो बाउंसिंग बैक of rays of light after striking on any opaque surface is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पर अगर रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट जाता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे ये क्या हुआ, आपका यहां से इंसिडेंट हुआ और यहां से वापस लौटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। इसमें बहुत सारे टर्म हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा क्या आया, इंसिडेंट आया, इंसिडेंट रे, रे falling on surface of opaque object is called incident ray। देखिए ओपेक ऑब्जेक्ट पर कोई भी रे अगर फॉल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब यहां देखिए अगला है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रे बाउंसेज बैक आफ्टर striking on surface of opaque object is called reflected ray। यानी कि जो ये बाउंस करेगा किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे होगा। जैसे ये वाला, ये देखिए इससे स्ट्राइक किया यहाँ पे इस सरफेस से और ये क्या हो गया, ये बाउंस कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, और भी बहुत सारे टर्म आते हैं। जैसे यहाँ नॉर्मल है, तो नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन, perpendicular line between incident ray and reflected ray is called normal। यहां देखिए ये जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो लाइन होगा, परपेंडिकुलर लाइन, जो कि मिरर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी मिरर के साथ कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब यहां देखिए एक पॉइंट ऐसा है जहां पर कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑन opaque object where
इंसिडेंट ए रिफ्लेक्टेड ए एंड नॉर्मल meet is called point of incidence। अब अगला देखिए, अगला है एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या होगा, यहां देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट ए एंड नॉर्मल is called angle of incidence। यहां देखिए, इसको हम लोग आई से लिखते हैं। ये आपका क्या है, इंसिडेंट ये है और ये नॉर्मल है, दोनों के बीच में एक एंगल बना है और इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसी तरह अगला आपका होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is called angle of reflection। याद रखिए, आपका इंसिडेंट आपका रिफ्लेक्टेड है, ये वाला रिफ्लेक्टेड है और ये नॉर्मल है, ये दोनों के बीच में एक एंगल बना है और इस एंगल को आर हम लोग लिखते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसमें जो है रिफ्लेक्शन में जनरली जिस वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं वो सारा ये सब है। और इससे जो है कि इसका क्या आगे हम लोग देखेंगे कि इसका रूल क्या होता है, रूल यानी कि रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसमें दो तरह का नियम होता है रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का आपका दो नियम होता है, यहां लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां देखिए, इसका दो नियम बनता है। पहला नियम आप फिगर से देख रहे हैं कि आपका इंसिडेंट ये है, रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन कहने का मतलब है ये एक ही साइड में है। यहाँ आपका मिरर लगा हुआ है, तो मिरर के ऊपर की तरफ ही ये तीनों लाइन है, यानी इंसिडेंट ये भी है, रिफ्लेक्टेड ये भी है और नॉर्मल भी है। तो पहला नियम यही हो जाता है कि इंसिडेंट ए, रिफ्लेक्टेड ए एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड ए है। तो पहला नियम लिख लेते हैं, इंसिडेंट ए, रिफ्लेक्टेड ए एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही तरफ होगा। और देखिए, और इसका दूसरा नियम क्या होता है
कि ए वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। यानी कि एंगल आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एंगल आर होगा। यही दो नियम होता है। अब इसमें देखिए कुछ चीजों को आप समझ लीजिए। अगर मान लिया जाए ये पूछा जाए कि इंसिडेंस एंगल मैक्सिमम कितना डिग्री का हो सकता है, तो इंसिडेंस एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल जब भी होगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से आपका कम ही होगा। इंसिडेंस एंगल लेस देन इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये क्या होगा, जब भी होगा आपका 90 डिग्री से क्या होगा, ये कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल जो है ये मिरर के साथ 90 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू मिरर, नॉर्मल जो होता है ये मिरर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर होने के कारण जब ये मिरर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाया है तो रेज जो है मिरर पर ही फॉल करेगा ना। और मिरर पर जब फॉल करेगा तो ये किसी न किसी एंगल से फॉल करेगा। हो सकता है कि ये 90 डिग्री पर भी फॉल करे, यानी कि ये एंगल जो है इंसिडेंस एंगल ये कितना डिग्री पर फॉल कर सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये मैक्सिमम 0 से लेकर आपका कितना डिग्री पर फॉल करेगा, तो ये 90 डिग्री तक ये इंसिडेंस एंगल जो है कि क्या कर सकता है, ये फॉल कर सकता है। यानी कि ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेस देन 90 होगा। और एक और चीज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 भी होगा। दोनों केस बनता है, यानी कि जो है कि लेस देन भी 90 रहेगा और 90 भी रहेगा। ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इंसिडेंस एंगल जो है ये कितना डिग्री के एंगल पर मिरर पे फॉल करता है। ये आपको किस पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंस एंगल पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट रेज पर डिपेंड करेगा कि ये कितना एंगल पे, कितने एंगल पे फॉल करेगा, किस पे, मिरर पे। ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो है कि इंसिडेंस एंगल जो है ये 90 से छोटा होगा या बड़ा होगा। जैसे इस केस में अगर आप बात करते हैं तो इस केस में आप स्पष्ट देखा है कि इंसिडेंट ए और अगर मिरर के बीच का एंगल देखें, ये दोनों अलग अलग चीज है। इंसिडेंट ए और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है ये यहाँ दिखाया गया है। और ये इंसिडेंट ये एक और एंगल बनाएगा, एक किसके साथ बनाएगा, तो ये मिरर के साथ बनाएगा। तो मिरर के साथ जो एंगल बनाया है इसको अगर हम इस केस में देखें तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा आपका, एक कम होगा, क्योंकि बीच में नॉर्मल है। नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 से ज्यादा ये जा नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, ये 90 से कम इस केस में होगा। लेकिन एक और केस अगर इसका लेते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लिया जाए कि यहाँ आपका क्या है, एक मिरर है। अब इंसिडेंट रे जो है कि बिल्कुल जो है कि इसी तरह फॉल कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर आपका रेज जो है ये क्या हो जाएगा, फॉल करेगा। तो इस केस में ये रे किसका काम करेगा, नॉर्मल का भी काम करेगा और ये क्या होगा, इंसिडेंट रे का भी काम करेगा। और इस केस में आपका क्या होता है कि जब 90 डिग्री पर रेज ऑफ लाइट अगर मिरर पर फॉल करता है तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा और सेम पाथ में वापस लौटेगा। यहाँ हम लोग इस रूल में क्या देखे कि ए जो है कि क्या होता है, ए एक ही डायरेक्शन में यानी कि सेम प्लेन में लाई करता है और जो है कि एक ही मीडियम में वापस लौटेगा। यानी कि जो है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौटेगा। रास्ता इसका डिफरेंट भी हो सकता है या रास्ता इसका सेम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ जब इंसिडेंट का है तो इंसिडेंट एंगल जो बनेगा इसके बीच, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच, तो ये 90 से कम बन रहा है। तो 90 से कम बन रहा है तो ये डिफरेंट पाथ से जाएगा, लेकिन इसका मीडियम क्या होगा, वही होगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखते हैं तो इस केस में क्या है कि इंसिडेंट रे बिल्कुल मिरर पर कितना डिग्री पर फॉल कर रहा है, 90 डिग्री पर फॉल कर रहा है।
तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये जो है कि मीडियम तो इसका सेम ही रहेगा, लेकिन इसका रास्ता भी जाने का क्या होगा, ये सेम होगा। तो इस केस में आपका तीनों एज एक ही बन जाएगा, नॉर्मल भी यही रहेगा, इंसिडेंट भी ये भी रहेगा यही, और क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड ये भी आपका क्या होगा, यही होगा। और इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद आपका जो है बिल्कुल सेम पाथ से होकर ये क्या हो जाएगा, ये पास कर जाएगा, यानी कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, ये गुजर जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल कहने का मतलब ही होता है एक स्फीयर, यानी कि एक गोला, और कोई भी गोल वस्तु जो होगी वो क्या होगी, एक 360 का एंगल बनेगा, और वो किसके तरह का होगा, तो एक सर्किल के आकार का होगा। यानी कि स्फेरिकल मिरर जो है एक किस आकार का रहेगा, तो एक सर्किल के आकार का रहेगा, यानी कि गोला के आकार का रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए मिरर which is a part of a sphere is called a spherical mirror। यानी कि वैसा मिरर जो एक स्फीयर का एक पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। और यहाँ देखिए बिल्कुल ये सर्किल का जैसा है। तो सर्किल में जब हम लोग बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि सर्किल का क्या होता है, एक जो है सेंटर होता है। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे सर्किल चैप्टर में, तो इसका क्या होता है, एक सेंटर होता है, जहां से कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी आयत लेकर, रेडियस लेकर एक सर्किल को हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। और इस जो है कि सेंटर से सर्किल का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है ये सेम होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो फिजिक्स में यहाँ हम क्या बोलेंगे, चीज वही है, फैक्ट वही है, इसमें भी सेंटर होगा, मिरर में भी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, तो ये सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इस सेंटर से कोई भी लाइन जो सर्किल के किसी भी पॉइंट को आपका टच कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। मैथ में क्या होता है, रेडियस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया और सर्किल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो क्या हो गया, हो जाएगा इसका डेफिनेशन, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्किल। यानी सर्किल के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग स्मॉल आई भी लिख सकते हैं, कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग जो है इसको सी लिखेंगे। अब यहाँ इसमें एक चीज और जानने वाली बात है कि ये जो हम स्फेरिकल मिरर देख रहे हैं, तो स्फेरिकल मिरर से आपका दो तरह का मिरर का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ देखिए ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ये आपका सेंटर हो गया। अब 20 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिए तो आपका क्या बनेगा, एक पार्ट ए बन जाएगा, एक पार्ट ए बनेगा और एक पार्ट आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन इसका सेंटर जो है क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यानी क्योंकि ये एक ही स्फेरिकल मिरर से डिवाइड होकर दो अलग अलग मिरर बना। तो यहाँ देखिए ये ए वाला मिरर जिसका कि इनर सरफेस कर्व्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और इसका आउटर सरफेस कर्व है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर होगा। इसमें क्या आएगा, आउटर सरफेस इसमें कर्व किया हुआ रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इनर सरफेस कर्व किया हुआ रहेगा। तो इससे भी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी आप मिरर ले लीजिए, दोनों का फैक्ट सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ अगर हम लोग ये लिए कॉन्केव मिरर और ये हम लोग क्या ले लिए, कन्वेक्स ले लिए, तो एक मिरर का भी तो एक मिड पॉइंट होगा ना, एक मिरर का भी मिड पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। तो पोल का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो पोल क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, यहां कॉन्केव और कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड पोल। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग पी लिखते हैं। अब यहां देखिए, यहां तो सेंटर इसमें भी रहेगा और इसमें भी क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। तो ये वाला पहले ही बता दिए हैं कि ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। मिरर में क्या होगा, सर्किल से जो पॉइंट को मिलाया है उस जगह पे हम क्या कर देंगे, उसको हम लोग पोल के लिख देंगे। यानी कि क्या कर रहा है, मिरर के पोल को ज्वाइन करता है। यानी कि अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ मिरर। मिरर का मतलब हो गया, कोई भी मिरर होगा आपका कॉन्केव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। या इसको एक और चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस भी इसको कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का भी डिफिनेशन क्या होगा, यही होगा जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का होगा। तो इस तरह इतनी सारी चीजों को हम लोग देख लिए। अब एक और चीज हमको देखना है, वो फोकस के बारे में देखना है। तो यहां देखिए, आगे हम लोग देखते हैं फोकस। फोकस क्या होगा, मान लिया जाए कि ये आपका मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लिया जाए लाइट का एज कहीं से आता है, इंफिनिटी से आया है, और इंफिनिटी से जब आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये पास कर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। यानी कि जितना भी एज यहां से फॉल करेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर ये पास कर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग फोकस बोलेंगे। तो फोकस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, रेज ऑफ लाइन, रेज ऑफ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन मिरर, यानी कि ये मिरर क्या होगा, कनकेव भी होगा और क्या होगा, कन्वेक्स भी होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पासेज और appears to pass through a point on principal axis is called focus, focus of mirror। यहां देखिए इसी को समझिएगा, यहां क्या लिखा है, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जितना भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, और पैरेलल आएगा तो क्या होगा, इंसिडेंट होगा। किस पे इंसिडेंट होगा, तो मिरर पे इंसिडेंट होगा। मिरर आपका क्या हो सकता है, आपका कनकेव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कन्वेक्स भी आपका हो सकता है। जैसे यहां देखिए ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जो भी रेज जो है ये आपका क्या हो रहा है, आपका पैरेलल आ रहा है। कहीं से मान लेते हैं ये क्या होगा, पैरेलल रेज आपका आ रहा है, इस तरह इंसिडेंट हो रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये क्या होगा कि ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से होकर गुजरता है, या ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से होकर क्या करेगा, पास करेगा। जैसे यहां भी देखते हैं ये इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक पॉइंट पे जाके एक्चुअली मीट कर गया। लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि इसमें ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट पे जाके मिलेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जाके क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फोकस बोलेंगे। और इसको किस से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो यहां देखिए, यहां जो है कि समझने वाली बात यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक कंडीशन में तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस पे ये रेज मिल जाता है रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन वहीं अगले केस में हम लोग देखते हैं कि ये एक्चुअली नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वहां जाकर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाए, लेकिन ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे जाके क्या होगा, वो जो है कि मिल जाएगा। तो जैसे कि कल्पना के दृष्टिकोण से अगर हम लोग खुले जगह पर चले जाते हैं, तो बहुत दूर में अगर हम आसमान को देखें तो हमको ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे आकाश और धरती क्या हो रही है, मिल रही है। तो जहां एज्यूम होने की बात होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और दोनों किस चीज में होता है, तो एक्चुअली रूप में किस में मीट करेगा, तो कनकेव मिरर में। और ऐसा अपीयर किस में होगा, तो ये आपका कन्वेक्स मिरर में। ऐसा लगेगा कि वहां पे जाके क्या हो रहा है, ये रेज मिट रहा है, मिल रहा है। और इसी से जो है कि क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसी से इमेज का फॉर्मेशन होता है मिरर में। यानी कि मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होगा कि इंसिडेंट, बहुत सारा रेज इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिट किया या मिट करते हुए वो ऐसा लगा कि वहां जाकर मिल रहा है, तो उसी पॉइंट पे क्या होगा, आपका इमेज बनेगा। तो इमेज भी दो तरह का बनेगा, यानी कि एक रियल इमेज बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल में क्या होगा कि रियल में एक्चुअली में किसी पॉइंट पे जाकर मिलेगा रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, जबकि वर्चुअल में क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अब देखिए, अब हम लोग इमेज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इमेज का डिफिनेशन देखेंगे कि किसी भी सोर्स से रेज ऑफ लाइट आएगा। जैसे यहां हम एक मिरर बना लेते हैं। एक क्या है आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको सी लिख देते हैं। और ये रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये गुजर जाएगा। तो यहीं पे इसका क्या होगा, यहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो ये एक्चुअली में यानी कि रियल में मीट किया है आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे एक्चुअली में मीट कर रहा है। तो जब एक्चुअली में मीट करेगा तो यहां पर कौन सा इमेज बनेगा, यहां पर रियल इमेज बनेगा। क्योंकि रियल में मिल रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज जो होता है ये क्या होता है, इरेक्ट होता है। यानी कि रियल इमेज जो होता है ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल आपका होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा। यानी कि इमेज जो होगा ये क्या होगा, उल्टा बनेगा इसका। इसका इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल इमेज जब भी बनेगा क्या बनेगा, ये उल्टा इमेज बनता है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप मोबाइल से फोटो लेते हैं तो गैलरी में सेव हो जाता है। आप उस इमेज को क्या कर सकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रियल इमेज बना। और रियल इमेज आपका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा। जब भी बनेगा उल्टा बनेगा। जैसे आप फोटो खींचेगा तो आपका फेस अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, इमेज जो होगा तो उसमें आपका फोटो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा आपका फेस। तो ये क्या हो गया, ये जो है इन्वर्टेड हो गया। जबकि एक दूसरा केस देखते हैं हम लोग, कन्वेक्स का देखते हैं। तो कन्वेक्स में यहाँ पे मान लिया जाए कि आपका क्या है, टी है, यहाँ आपका सी है, फोकस है। रेज ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, क्या ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से होकर ये जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन आपका होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका वर्चुअल होगा। क्योंकि एक्चुअली में ये मीट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, मीट करेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज जो होता है ये आपका क्या होता है, इरेक्ट होता है। एंड ये नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसका हम फोटोग्राफ निकालने के लिए चाहें तो इसका नहीं निकलेगा। तो यही डिफरेंस होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में होता है। तो इससे मेरा इमेज का डिफिनेशन क्या सामने आया, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों चीज में एक्चुअली मीट्स एट एनी पॉइंट और appears to meet at any point on principal axis is called image। और इसका इमेज आपका क्या होता है,
इमेज आपका दो तरह का हो जाएगा, एक रियल इमेज हो जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। यहां देखिए लिखा है रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन के बाद भी वो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे मिलेगा। अब यहाँ देखिए ये डायग्राम बनाए हैं तो यहाँ फोकस पे मिला है, तो इसका कंडीशन आगे बताएंगे कि किस प्रकार रेज इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे किस पॉइंट पे जाकर मिलेगा। इसका रूल होता है 4 को, और उसी 4 कंडीशन के अनुकूल रेज ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट होता है। ये आगे टॉपिक में बताएंगे। तो किसी भी तरीके से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हो, और ये भी है कि जब किसी तरीके से इंसिडेंट होगा और वो रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर भी मिलेगा, लेकिन वो जब भी मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा तो कहां होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ही किसी पॉइंट पे वो क्या करेगा, मीट करेगा या मीट करते हुए प्रतीत होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और अगर एक्चुअली आपका मीट कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद तो आपका रियल इमेज हो जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि वहां जाकर मिलेगा तो वो किस प्रकार का इमेज हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। अब देखिए इसी से आपका जो है एक प्रूफ आता है, आपका एग्जाम में हमेशा पूछ देता है, प्रूफ आता है एफ इक्वल टू R/2, यानी कि मिरर का फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इसका भी डेफिनेशन लिख ही देते हैं, फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन focus and pole of mirror is called, distance between focus and pole of mirror is called focal length, और इसको हम लोग F से लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ फोकस ये है और यहाँ पोल है, तो यहां से यहां का आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो आप देखिए एक प्रूफ आता है कि एक मिरर में हमको ये दिखाइए कि फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक मिरर ले लेना होगा। आप कोई भी मिरर ले सकते हैं, चाहे वह कनकेव लीजिए या कन्वेक्स लीजिए। यहाँ एफ हो गया और यहाँ सी हो गया, हम कनकेव मिरर लेते हैं। अब यहाँ देखिए एक ये आपका क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और इंसिडेंट होने के बाद ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ जो है जो कि इससे आपका पास कर रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से आपका होकर गुजर रहा है। तो यहाँ हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो फोकल लेंथ है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, आधा होगा। तो अब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो प्रूफ करने के लिए जैसे आप मैथमेटिक्स में नियम लिखते हैं, कोई भी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए कि पहले जो आपका दिया हुआ है उस चीज को लिखते हैं, इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है उस चीज को लिखते हैं, और इसके बाद अगर आपको उस चीज को प्रूफ करने में कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं खुद से, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी हम वही चीज करेंगे। यहाँ एक मिरर देख लेते हैं, मिरर का नाम दे देते हैं mm डैश दे देते हैं। तो यहाँ जो जो चीज दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। mm डैश क्या है आपका, कनकेव मिरर, इसको हम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, ठीक है, बाकी सब हो गया। ये भी आपका क्या है, यहाँ बी, और यहाँ हम लोग क्या दे दें, यहाँ एच दे देते हैं। आपका ए भी जो है आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट ये होगा। आपका बी एच जो है ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड ये हो जाएगा। इतना चीज आपको दिया हुआ है। अब यहां देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है उसको हम लोग लिखेंगे।
तो आपको प्रूफ क्या करना है, और भी देखिए, और क्या है आपका पीएफ जो है ये आपका क्या है फोकल लेंथ है, और आपका पीसी जो है ये आपका क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यानी कि इतना चीज आपको दिया गया है और आपको प्रूफ क्या करना है, तो उसको आप लिख दीजिए टू प्रूव। आपको प्रूफ क्या करना है कि फोकल लेंथ जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इतना अभी तक जो भी किया है खुद से नहीं किया है, जो चीज क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है उसी चीज को आप लिखे हैं। अब इसके लिए देखिए हमको एक कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, और कंस्ट्रक्शन जो भी हम करते हैं तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोग करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि बी और सी को हम लोग क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं ज्वाइन बी टू सी। अब देखिए बी और सी को हम ज्वाइन कर दिए तो बीसी आपका क्या करेगा एक नॉर्मल का काम करेगा, यानी कि आपका बीसी जो है एक किसके तरह बिहेव करने लगेगा, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तब इससे हमको दो चीजें सामने आएंगी। अब हम लोग प्रोसेस अपनाते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। भैया प्रोसेस क्या होगा, तो यहां देखिए प्रोसेस आपका क्या होगा, यहां पे देखिए अगर ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल लेते हैं तो ये एंगल आई होता है और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रहा है मिरर पर और यहां से क्या हो रहा है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ए वाला एंगल यानी कि ए बी और सी जो है ये आपका क्या होगा इंसिडेंट एंगल होगा। तो यहाँ हम लोग इंसिडेंट एंगल को लिखते हैं एंगल ए बी सी, और ये जो है हम जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, तो आपका सी बी एफ यहाँ आर है तो ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो ये आपका निकल जाएगा यहाँ से सी बी एफ। ये कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है एंगल आर होता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए एक और इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। अगर हम लोग इस पीसी की बात करें और ए बी की बात करें, तो पीसी और ए बी जो है जो कि आपका क्या है ये पैरेलल लाइन है, और मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो देखिए यहाँ ए बी और पीसी ये आपका पैरेलल लाइन है और बीसी क्या बन जाएगा एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा। बीसी आपका क्या होगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ए वाला एंगल और ए एंगल आपका क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी यहाँ हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू यहाँ आपका हो जाएगा बी सी एफ। एंगल बी सी एफ ये कैसे होगा, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि पीसी और ए बी जो है ये आपका क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में अगर देखा जाए तो यहां भी एबीसी है और यहां भी क्या है एबीसी है, और अगर दो इक्वेशन का अगर एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा सीबीएफ एंगल सीबीएफ ये आपका इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीएफ का। तो यहां देखिए सीबीएफ कौन एंगल बन रहा है, तो सीबीएफ ये वाला एंगल आपका बन रहा है, और बीसीएफ ये कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है। और अगर आप इसको अगर आप देखिएगा थोड़ा फिगर हम इधर कर देते हैं इस तरह, तो ये आपका क्या बन जाएगा ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे पी है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है सी है, ये इस तरह आपका है। यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया F हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा इस हिस्से को आप हटा दीजिए
तो ये आपका क्या बना है, BCF एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और ये ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा है तो CBF यानी CBF ये क्या हो जाएगा, ए एंगल, और BCF ये क्या होगा, ए वाला एंगल होगा। तो देखिए एक ही ट्रायंगल में आपका क्या है, दो एंगल इक्वल है। तो अगर सेम ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो, अगर ट्रायंगल एक ही हो और उसी का दो एंगल अगर आपस में इक्वल होता है तो उसका दोनों साइड भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BF बराबर क्या हो जाएगा, BF इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। यानी कि ए वाला साइड और ए वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप एज्यूम कीजिए मेजर में कि अगर ये बी वाला पॉइंट जो है बिल्कुल यहां चला जाए, यानी कि हम एज्यूम ऐसा करते हैं कि ये बी पॉइंट जो है ये क्या है, पी के बिल्कुल निकट है। बी एज्यूम दैट बी इज क्लोज टू पी। अगर जो है कि पॉइंट बी पी के एकदम नजदीक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर पी के एकदम नजदीक आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BF इक्वल टू CF हो जाएगा। BF इक्वल टू CF तो है ही, लेकिन अगर P के नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा, BF इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हम लोग क्या देखते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, BF इक्वल टू CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। यानी ये सारा जो है जो कि क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। यानी कि देख रहे हैं BF CF और PF ये सारा चीज जो है कि क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। यानी BF हो गया, CF हो गया और PF ये तीनों जो है कि आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, BF है, CF है, यहाँ CF है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग CF और BF है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग PF को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF होगा। और दोनों तरफ क्या करते हैं कि हम लोग PF को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि CF प्लस PF इक्वल टू क्या होगा, PF प्लस PF। इधर भी अगर PF को ऐड कर दिया जाए और इधर भी PF को ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपका 2PF हो गया और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, CF और PF। यानी CF को और PF को अगर आप ऐड कीजिएगा इसको और इसको, तो ये आपका किस चीज का वैल्यू दे देगा, तो ये PC का वैल्यू दे देगा। और PC इक्वल टू क्या होगा, 2PF हो जाएगा। और यहाँ देखिए PF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा, 2F इक्वल टू PC आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इससे क्या निकल जाएगा, F इक्वल टू R/2 निकल जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका प्रूव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां देखिए आगे है आपका रूल ऑफ रे डायग्राम है। अब देखिए रे डायग्राम में हम लोग 6 कंडीशन आगे चलकर पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपका कुछ रूल होता है कि रेज ऑफ लाइट मिरर पर इंसिडेंट कितने तरीके से करता है।
तो इंसिडेंट करने का 4 तरीका होता है, और 4 अलग अलग तरीकों से जब इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद 4 अलग अलग तरीकों से वह रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें 4 केसेस होते हैं। तो पहला केस हम लोग देखते हैं, केस फर्स्ट। यहां आपका P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया। ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे। ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां देखिए केस फर्स्ट में होता है कि अगर इंसिडेंट रे है, ये कैसे इंसिडेंट हो रहा है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि कोई भी एज अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से होकर गुजरेगा, तो F से होकर पास करेगा। तो यहां देखिए रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ये क्या होगा, पास थ्रू फोकस, ये फोकस से होकर गुजरेगा। अब देखिए अब एक दूसरा इसी का होता है अपोजिट, कि अगर कोई रेज जो है फोकस से इंसिडेंट हो रहा है, ये भी तो हो सकता है ना, कि इंसिडेंट रे जो है वो कहां से होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। जैसे ये वाला डायग्राम देखिए, यहां आपका P हो गया, यहां आपका C हो गया, यहां आपका F हो गया। एक रेज ऑफ लाइट जो है ये इंसिडेंट होता है, ये कहां से हो रहा है, तो ये फोकस से होकर पास कर रहा है इंसिडेंट रे, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो यहां देखिए इंसिडेंट वाला रे जो है वो कहां से होकर गुजर रहा है, तो फोकस से होकर मिरर पे फॉल करता है। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कहां से गुजरेगा, तो ये देख रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जस्ट इसका हम लोग देखते हैं कि अपोजिट हो जाता है। अगर इंसिडेंट रे जो है अगर आपका फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और अगर जो है इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस से होकर पास करेगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, केस थर्ड। अगर आपका इंसिडेंट वाला रे जो है, इंसिडेंट रे जो है ये किधर से होकर पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास करता है। अगर इंसिडेंट रे जो है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास कर रहा है, जैसे यहाँ देखिए ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। अगर मान लिया जाए कि कोई भी रेज है, ये आपका इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर बना देते हैं, यहाँ देखिए ये P हो गया, ये F हो गया, यहाँ पे C हो गया, इधर जाएंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि कोई भी रेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, ये इंसिडेंट होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होके किधर से पास करेगा, तो सेम पाथ में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर क्या होता है, पास कर जाता है। तो ये वाला देखिए ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट ये हो गया, और ये जो है आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए इंसिडेंट अगर रे जो है ये C से होकर मिरर पर जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी ये क्या होगा, C से होकर ही पास करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये क्या करेगा, ये पासेस थ्रू सेंटर ऑफ पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अगला इसका होता है केस 4 होता है। तो केस 4 में आपका क्या होगा कि इंसिडेंट रे डायरेक्टली आपका पोल पर पड़ेगा, यहां पोल हो गया,
यहाँ फोकस हो गया, यहाँ सी हो गया। अब मान लेते हैं कोई रे जो है डायरेक्ट क्या होता है, पोल पे इंसिडेंट होता है। ये पोल पे इंसिडेंट हुआ, तो इस केस में देखते हैं कि इंसिडेंट रे जो है ये कहाँ फॉल करता है, तो ये पोल पर फॉल करता है। तो अब ये हमको देखना है कि अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पर फॉल कर रहा है तो वो जो है रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर से होकर गुजरेगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ये क्या होता है, सेम एंगल बनाते हुए पोल पर ही सेम एंगल बनाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल जो है ये क्या होगा, सेम एंगल होगा और जो है वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, मेकिंग सेम एंगल टू इंसिडेंट एंगल एंड पास, सेम एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चार तरीके से ही रेज ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी मिरर पर क्या करता है, फॉल करता है, यानी इंसिडेंट होता है और उसके बाद क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो आगे के क्लास में हम लोग इसी रूल के आधार पे इसका इमेज डायग्राम देखेंगे। आपका 6 कंडीशन होता है इमेज का कॉन्केव मिरर में, कि 6 कंडीशन यानी कि 6 अलग अलग जगह पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो अलग अलग जगह आपका क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपका जगह क्या हो सकता है, ए मान लेते हैं मिरर है आपका, ए पी है, ए एफ है, ए सी है। तो इसी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और इमेज इतना नहीं बनेगा। अब ए आपका क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। तो पहला तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंफिनिटी पर रखा सकता है। दूसरा आपका क्या होगा, इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा आपका कहाँ ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो सी पर हो सकता है। चौथा कहाँ हो सकता है, तो सी और एफ के बीच हो सकता है। और पांचवा आपका कहाँ होगा, तो जो है आपका डायरेक्टली एफ पे होगा। और छठा क्या होगा आपका एफ और पी के बीच में होगा। ये 6 कंडीशन होता है और हम लोग इन 6 कंडीशनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग देखेंगे कि इतने सारे जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो जो है इसका इमेज किस प्रकार बनेगा। तो इमेज भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा। यहाँ जो है कि ए वाला कहाँ बन जाएगा, ए 6 नंबर वाला बी के पीछे बनेगा। ये जो है फर्स्ट नंबर वाला इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। सेकंड नंबर वाला कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। थर्ड नंबर वाला यहीं बनेगा। 4 नंबर वाला यहाँ बनेगा और 5 नंबर वाला क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। यानी कि जहां ऑब्जेक्ट है और उसी के अकॉर्डिंग ये इमेज भी क्या होगा, ये फॉर्म होगा। इधर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और इधर इमेज का है। यानी इसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा इमेज उसका मिरर के क्या होता है, नजदीक बनता है। जैसे पहला कंडीशन में बहुत ज्यादा दूर है तो इसका इमेज क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है, नजदीक बन रहा है। दूसरा कंडीशन में अगर आप देखिए तो यहाँ पर है तो इमेज यहाँ बन रहा है। फिर जो है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आया बिल्कुल बीच में, तो यहाँ यहीं पर इसका इमेज बन गया। अब ऑब्जेक्ट को और नजदीक में रखा गया तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया, मिरर से दूर हो गया। अब और नजदीक में रखते हैं तो मिरर से और इसका पोजीशन क्या होता है, दूर होता है। और जब मिरर के हम बहुत क्लोज अगर रख देते हैं तो इसका इमेज जो है कि कहाँ बनता है, मिरर के बैक साइड में बनता है। तो ये सारे का हम लोग डायग्राम बनाकर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।